अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने पढ़ना है फोर्स एंड द मोमेंटम। हम कंसिडर करेंगे एक बॉडी को जिसका मास m है और वो मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी vi से। जब भी उस बॉडी पे कोई फोर्स एक्ट करेगी तो उससे क्या होगा, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ये हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट करती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब जब बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी तो उससे क्या होगा कि उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी और उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वी एफ़। टाइम टी के बाद उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी एफ़। अब हम सपोज़ करते हैं कि पी आई और पी एफ़ जो हैं वो बॉडी के इनिशियल और फाइनल मोमेंटम है। हमें पता है कि मोमेंटम इक्वल होता है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी के, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल होगा मास मल्टीप्लाई इनिशियल वेलोसिटी के और फाइनल मोमेंटम इक्वल होगा मास मल्टीप्लाई फाइनल वेलोसिटी के। चेंज इन मोमेंटम हमें पता है, हम निकाल सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम से। तो पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल्स टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। दिस द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज़ गिवन। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किस तरह से हमें गिवन है, पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल्स टू एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाई टी। हम इसे लिख सकते हैं एम इंटू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। तो हमारे पास वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है और ये इक्वल होता है एक्सेलरेशन के, जो कि प्रोड्यूस होती है ड्यू टू फोर्स, ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स। तो हम इसे लिख सकते हैं पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी इज़ इक्वल्स टू एम ए। एम ए हमें पता है एफ इज़ इक्वल्स टू एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू एफ़। इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि जैसे ही मोमेंटम में किसी बॉडी पे अगर कोई फोर्स अप्लाई की जाए तो उससे क्या होता है कि मोमेंटम में चेंज प्रोड्यूस होता है। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी एंड विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। जब भी किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई की जाएगी तो उससे उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी और वो फोर्स इक्वल होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी के। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम डिफाइड बाय इक्वेशन 3.14 इज़ न्यूटन सेकंड। पी एफ माइनस पी आई इज़ इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई टी। एफ का यूनिट होता है न्यूटन एंड टी सेकंड। तो हम इसे एज अ होल लिख सकते हैं कि मोमेंटम का यूनिट क्या है, न्यूटन सेकंड, जो कि सेम है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। A body of mass 5 kg is moving with a velocity of 10 मीटर पर सेकंड। एग्जाम्पल 3.6 हम कर रहे हैं कि एक बॉडी है जिसका मास 5 kg है और वो मूव कर रही है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड की। अब हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी कि हम उस बॉडी को स्टॉप कर दें 2 सेकंड्स में। तो हमारे पास मास जो है बॉडी का वो 5 kg है, वी आई उसकी इनिशियल वेलोसिटी है और वी एफ उसकी फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 0 है, टाइम 2 सेकंड है, तो हमने एफ़ फाइंड करना है। पी आई इनिशियल मोमेंटम हमें पता है कि हम मास को मल्टीप्लाई कर देंगे इनिशियल वेलोसिटी से, तो हमारे पास आ जाएगा 50 न्यूटन सेकंड। और फाइनल मोमेंटम फाइनल वेलोसिटी चूँकि 0 है इसलिए वो हमारे पास 0 आएगा। एफ़ इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी, 50 न्यूटन सेकंड माइनस 0 डिवाइड बाई 2 सेकंड्स, तो इसका आंसर आएगा 25 न्यूटन। तो हमें 25 न्यूटन की फ़ोर्स चाहिए उस बॉडी को स्टॉप करने के लिए जिसका मास 5 kg है और जो मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम जो है किसी भी सिस्टम का वो डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी पे, क्योंकि हमें पता है कि मोमेंटम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी के। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन को देखेंगे। द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ 2 और मोर देन 2 इंटरेक्टिंग बॉडीज़ रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में 2 या 2 से ज़्यादा इंटरेक्टिंग बॉडीज़ का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज़ ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज़ एक्टिंग। वो ग्रुप है इंटरेक्टिंग बॉडीज़ का जिसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो। हम पहले पढ़ा है इक्वेशन 3.14 में कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट करेगी तो उसका मोमेंटम चेंज होगा, लेकिन अगर फोर्स एक्ट नहीं करेगी, आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन ही ये है कि उस पर कोई फोर्स एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा। अब अगर हम इसकी एक एग्जांपल लें, एयर फिल्ड बैलून को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं अंडर द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, इन केस
इन दिस केस बैलून एंड द एयर इनसाइड इट फॉर्म अ सिस्टम। बैलून और उसके अंदर जो एयर मौजूद है वो एक सिस्टम बना रहे हैं। बिफोर रिलीजिंग द बैलून को रिलीज़ करने से पहले सिस्टम रेस्ट पे है और उसका इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू 0 है। जैसे ही हम बैलून को सेट फ्री करेंगे तो एयर जो है वो इस्केप होगी उससे किसी भी सर्टेन वेलोसिटी के साथ। जिस वेलोसिटी से एयर पास करेगी उसका सर्टेन मोमेंटम होगा। To conserve momentum, the balloon moves in a direction opposite to that of air rushing out. अब उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए जो बैलून है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। अब हम कंसिडर करते हैं दो स्फेयर्स को जिनके मासेस हैं m1 और m2। अब ये इनकी इनिशियल वेलोसिटीज़ हैं u1 एंड u2। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक लाइन में मूव कर रहे हैं। इनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u1 और u2। फिग बी में दिखाया हुआ है कि ये कोलाइड करते हैं और फिग सी में दिखाया हुआ है कि आफ्टर कोलिजन इनका क्या रिएक्शन होता है। बिफोर कोलिजन इनकी वेलोसिटीज़ u1 एंड u2 हैं और आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटीज़ जो हैं वो v1 और v2 के इक्वल। अब हमें पता है कि स्फेयर ऑफ मास m1 अप्रोचेज द स्फेयर ऑफ मास m2। हम पीछे फिगर में देख चुके हैं कि स्फेयर जो है मास m1 का वो अप्रोच कर रहा है m2 को। इनिशियल मोमेंटम m1 का क्या है m1 u1 और इनिशियल मोमेंटम मास m2 का क्या है m2 u2। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2। आफ्टर सम टाइम मास m1 हिट्स m2 विद सम फोर्स। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि मास m1 हिट करता है मास m2 को। इन दोनों के दरमियान कोलिजन होती है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक जब फर्स्ट मास m1 हिट करेगा m2 को तो m2 एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा m1 पर। ठीक है। लेट देयर वेलोसिटीज बिकम v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली आफ्टर कोलिजन। तो हम सपोज करते हैं कि कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटीज़ जो हैं वो v1 और v2 हो गई हैं। फिर फाइनल मोमेंटम ऑफ द मास m1 इक्वल होगा m1 v1 के और फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m2 इक्वल होगा m2 v2 के। तो टोटल फाइनल मोमेंटम इक्वल होगा m1 v1 प्लस m2 v2 के। अब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन जो पढ़ी है उसके मुताबिक टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इक्वल होगा टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। तो हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम की। m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये इक्वेशन शो करा रही है कि मोमेंटम किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बेसिक डेफिनेशन है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज़ एन इम्पॉर्टेंट लॉ एंड हैज़ वास्ट एप्लीकेशंस। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लॉ है और इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं जो हमें डेली लाइफ में भी मिलती हैं। हम कंसिडर कर सकते हैं एक गन को और एक बुलेट को। जब गन को फायर करने से पहले गन और बुलेट एक सिस्टम बना रही हैं और वो सिस्टम क्या है, रेस्ट पे है, तो इनका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा। जैसे ही गन को फायर किया जाता है बुलेट जो है वो किसी सर्टेन वेलोसिटी के साथ मूव करती है गन से एंड एक्वायर्स मोमेंटम और एक मोमेंटम एक्वायर कर लेती है। उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए गन जो है वो रिक्वाइल करती है यानी पीछे की तरफ मूव करती है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट विल आल्सो बी 0 आफ्टर द गन इज़ फायर्ड। यानी जब गन फायर कर दी जाती है तो उसके बाद भी टोटल मोमेंटम जो है वो 0 के इक्वल होगा। अब हम सपोज़ करते हैं स्मॉल m जो है वो मास है बुलेट का, स्मॉल v इज़ द वेलोसिटी ऑन फायरिंग द गन इज़ इट्स वेलोसिटी। बुलेट की वेलोसिटी है जब हमने गन को फायर किया है। कैपिटल M मास ऑफ द गन है और कैपिटल V वेलोसिटी ऑफ द गन जब वो रिक्वाइल करती है। दस द टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट आफ्टर द गन इज़ फायर्ड विल बी। जब गन फायर कर दी जाती है तो टोटल मोमेंटम किसके इक्वल होगा mv प्लस स्मॉल mv के। कैपिटल mv मास एंड वेलोसिटी ऑफ गन और स्मॉल mv मास एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट आफ्टर द गन इज़ फायर्ड इक्वल होगा टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट बिफोर द गन इज़ फायर्ड। टोटल मोमेंटम बिफोर क्या था, 0 और आफ्टर mv प्लस स्मॉल mv। तो कैपिटल mv इक्वल हो जाएगा माइनस mv के। v वेलोसिटी ऑफ द गन व्हेन इट रिक्वायर्स इक्वल होगी स्मॉल m माइनस स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M इंटू v।
ठीक है। मास ऑफ द बुलेट डिवाइड बाय मास ऑफ गन मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ द बुलेट जब वो फायर की जाती है। इक्वेशन 3.19 जो है वो हमारे पास दे रही है वेलोसिटी ऑफ द गन की वेलोसिटी। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि गन की वेलोसिटी जो है वो ऑपोजिट है टू द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, ठीक है, क्योंकि गन रिकॉइल की है, पीछे की तरफ मूव की है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ऑपोजिट होगी टू द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। Since mass of the gun is much larger than the bullet, therefore the recoil is much smaller than the velocity of the bullet, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि मास जो है गन का वो बहुत ज़्यादा होता है बनिस्बत बुलेट के मास के, तो इसलिए जो गन है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल वेलोसिटी से रिकॉइल हुई है। रॉकेट्स और जेट इंजन्स जो हैं वो भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। इन मशीन्स में क्या होता है, हॉट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल रश आउट विद लार्ज मोमेंटम, बहुत ज़्यादा मोमेंटम के साथ वो बाहर की तरफ निकलती हैं, जिससे क्या होता है मशीन गेन एन इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटम, दिस इनेबल्स टू मूव इन द अपर डायरेक्शन, वो भी उसी स्पीड के साथ अपर डायरेक्शन में मूव करती है। एग्जाम्पल 3.7 देखेंगे। अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज़ फायर्ड फ्रॉम अ गन विद अ मजर वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट जिसका मास 20 ग्राम है वो गन से फायर की गई है और कितनी वेलोसिटी से वो मूव कर रही है, 100 मीटर पर सेकेंड की। हमने रिक्वायर्ड वेलोसिटी फाइंड करनी है गन की, अगर गन का मास 5 kg होगा। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक mv प्लस स्मॉल mv इज़ इक्वल्स टू 0। अब हम इस इक्वेशन में इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैसे अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहें, जैसे हम पिछली इक्वेशन में देख चुके हैं कि वेलोसिटी ऑफ द गन इक्वल होती है स्मॉल m माइनस स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M मल्टीप्लाई v, ठीक है। तो हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। v इज़ इक्वल्स टू माइनस 0.2 kg, दैट इज़ द मास ऑफ द बुलेट मल्टीप्लाई 100 मीटर पर सेकेंड विच इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट डिवाइडेड बाय 5 kg मास ऑफ गन। तो हमारे पास इक्वल आएगी वैल्यू माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड के। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द गन रिक्वायर्स, नेगेटिव साइन शो करा रहा है कि गन रिक्वाइल की है, i.e. moves in the backward direction opposite to the motion of the bullet with a velocity of 0.4 मीटर पर सेकेंड, यानी गन जो है वो रिक्वाइल की है विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.4 मीटर पर सेकेंड। 0.4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से बैकवर्ड डायरेक्शन में रिक्वाइल की है।